Dear students, good morning. हम आज लोक प्रशासन पर नियंत्रण की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम संसदीय समितियों के द्वारा नियंत्रण पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत सहित अधिकतर देशों की संसद के पास कार्यों में विविधता तथा सदस्यों की राजनीतिक व्यवस्थाएं और समय का अभाव है। अतः बहुत से विधायी और गंभीर प्रकृति के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित करने के लिए अनेक प्रकार की समितियां गठित की जाती है। संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना लगभग एक जैसी है, कुछ अपवादों को छोड़कर। इन समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य संचालन की प्रक्रिया भी लगभग समान है, जो संविधान के अनुच्छेद 118(1) में दी गई है। सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की हैं, स्थायी समितियां तथा तदर्थ या अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय समय पर निर्वाचित और नियुक्त की जाती है तथा इनका कार्य प्राय निरंतर चलता रहता है, जबकि तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता के अनुसार की जाती रहती है तथा अपना कार्य पूर्ण करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के पश्चात वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं। स्थायी समितियों में जांच समितियां, जनहित समिति तथा विशेषाधिकार समिति, संवीक्षण समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति या अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, सदन के नैतिक कार्य से संबंधित समितियां, नियम समिति तथा सदन की बैठक में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति, सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करने संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, आवास समिति, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी समिति, लाभ के पद संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में समिति आदि कुछ एक प्रमुख समितियां हैं। लोकसभा में कुछ एक स्थायी समितियों भी बनी हुई हैं, जिनमें 3 वित्तीय समितियां हैं। एक लोकलेखा समिति, तीनों समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोकलेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अनुमान समिति, एस्टिमेट कमेटी तथा लोक उपक्रमों पर समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तीनों ही समितियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन महत्वपूर्ण समितियों के अतिरिक्त 8 अप्रैल 1993 से 17 विभागीय समितियां भी बनाई गई हैं, जिनकी संख्या बाद में बढ़ा करके 24 कर दी गई। ये भी कार्यरत है। ये अनुदान की मांगों पर विचार विमर्श कर बजटीय प्रणाली को कुशल बनाती है। अस्थायी समितियां किसी विचाराधीन प्रस्ताव पर संसद के किसी भी सदन द्वारा या अध्यक्ष द्वारा किसी विशिष्ट विषय के लिए या विशेष विधेयक पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए प्रवर एवं संयुक्त समितियों के रूप में बनाई जाती है। लोक प्रशासन पर संसदीय समितियों के माध्यम से जो नियंत्रण है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यही 3 समितियां हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो हम सबसे पहले लोकलेखा समिति या पब्लिक अकाउंट समिति का थोड़ा वर्णन करते हैं, थोड़ा इस पर विचार विमर्श करते हैं। सार्वजनिक जो वित्त होता है, सार्वजनिक वित्त का मतलब होता है कि जो सरकारी पैसा है उस पर नियंत्रण रखने में लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समिति की स्थापना, ध्यान देना आप सभी कि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस समिति की स्थापना कब हुई थी। तो इस समिति की स्थापना सन 1919 के मोंटफोर्ट सुधारों के पश्चात 1921 में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात लोकलेखा समिति में कई परिवर्तन हुए हैं। प्रारंभ में इसमें कुल 15 सदस्य होते थे, जो सभी 1 वर्ष के लिए लोकसभा में चुने जाते थे। वित्त मंत्री लोकलेखा समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। कालांतर में राज्यसभा ने यह मांग रखी कि उसे भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करने वाली लोकलेखा समिति में उचित स्थान दिया जाए। इस प्रस्ताव को 10 मई 1954 को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा के 7 सदस्य लोकलेखा समिति में शामिल किए गए। संगठन, वर्तमान में लोकलेखा समिति में 22 सदस्य हैं, जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से प्रतिवर्ष सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं। समिति में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सदन में उनकी सांसद संख्या के आधार पर निश्चित है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर सदस्यों का चयन होता है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो तो उसे इस समिति का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। सन 1969 के पश्चात सामान्यतः विपक्षी दलों को अध्यक्ष पद प्रदान किया जाता रहा है।
चूँकि 1 वर्ष की समयावधि लोक लेखा समिति के सदस्यों के कार्यकाल की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है, कुछ सदस्य पुनर्निर्वाचित 2/3 सदस्य पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं ताकि नए एवं अनुभवी दोनों प्रकार के सदस्य इस समिति में बने रहें। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। लोक लेखा समिति को संसद द्वारा पारित बजटीय विनियोग के अनुसार व्यय करने की प्रक्रिया की जांच तथा अनियमितताओं पर नियंत्रण करने का दायित्व सौंपा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह समिति केंद्रीय मंत्रालय एवं इनके अन्य अभिकरणों के लेखों की जांच करती है। लोक लेखा समिति के कार्य हम देख सकते हैं, जैसे कि एक कार्य तो इसका ये है कि जब जांच करती है तो उस समय ये देखना होता है कि सरकारी अभिकरण के द्वारा जो किया गया व्यय है वो उसी मात्रा या सीमा में है जिस मात्रा के अनुसार संसद द्वारा उसे स्वीकृत किया गया है। अर्थात जब बजट बनता है तो उस समय उसमें एक सीमा तय कर दी जाती है कि इस मद पर या इस विषय में इतना खर्चा किया जाना है। तो ये समिति जांच करती है कि उसके अनुरूप ही खर्चा हुआ है। ये देखना कि सरकारी धन का केवल उन्हीं विषयों पर व्यय किया गया है जो संसद ने स्वीकृत किए हैं। कि अर्थात मान लो टेबल कुर्सी खरीदने के लिए पैसा आया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे लोगों को सैलरी दे दी गई हो। तो ये देखना होता है। ये देखना कि व्यय करने की स्वीकृति देने वाला अधिकारी इस कार्य के लिए वैध सत्ता प्राप्त है या नहीं है। ये देखना कि सभी पुनर्विनियोजन उन उपबंधों के अनुरूप है जो अधिकृत सत्ता द्वारा बनाए गए हैं। सरकारी निगम, व्यापार, योजना, परियोजनाओं के लेखों का परीक्षण करना, आय व्यय, लाभ हानि इत्यादि विवरण पत्रों की जांच करना आदि समिति का कार्यक्षेत्र है। उन स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त निकायों के आय व्यय लेखे की जांच करना जहां आवश्यकता रहती हो। राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपे गए कुछ विशिष्ट कार्यों के प्रतिवेदन के आधार पर जांच करना। आय व्यय के विवरणों की जांच के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी समिति दे सकती है जो वित्तीय नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। अब हम संक्षेप में इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं कि समिति किस प्रकार समिति की कार्यप्रणाली क्या है तथा समिति किस प्रकार से कार्य करती है। तो लोक लेखा समिति का कार्य करने का जो तरीका है उसके संपूर्ण सदस्यों के साथ मंत्रणा के पश्चात अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो प्राय पूर्व के वर्षों की परंपरा के अनुसार ही संचालित होता है। समिति की बैठक बुलाने तो गणपूर्ति के रूप में 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत विनियोग तथा वित्तीय प्रतिवेदनों के आधार पर समिति कुछ विभागों या मंत्रालयों को जांच के लिए भी चुनती है। समिति की जांच एवं कार्यों के दौरान संबंधित मंत्रालय का सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी उपस्थित रहता है। वस्तुतः नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मध्यस्थ तथा विशेषज्ञ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। समिति के प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक सचिव होता है। समिति को लोकसभा सचिवालय से प्रशासनिक सहायता भी प्राप्त होती है। समिति की बैठकें प्राय गुप्त रहती हैं। जांच कार्य के दौरान समिति आवश्यकता अनुसार कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या सूचना की मांग कर सकती है तथा किसी भी संबंधित व्यक्ति से वार्ता कर सकती है। जांच के दौरान सामने आने वाली वित्तीय अनियमितताओं को समिति विस्तार से वर्णित करती है तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाती है। विवादास्पद मुद्दों पर समिति में मतदान भी हो सकता है। सामान्यतः अध्यक्ष मतदान नहीं करता है, किंतु निर्णायक स्थिति में वह अपना मत दे सकता है। समिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है, जिसे सरकार द्वारा प्राय ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ये समिति नीतिगत मामलों पर निर्णय नहीं करती, बल्कि सरकारी संस्थानों द्वारा किए गए व्यय का ही ये परीक्षण करती है। समिति को लेकर के कुछ एक इसकी आलोचनाएं भी हैं कि जैसे लोक लेखा समिति के कार्यक्रम की प्राय प्रशंसा तो होती है, किंतु कतिपय कुछ एक प्रश्न है जो इसके विरुद्ध उठाए जाते हैं। जैसे ये समिति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है, बल्कि एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को आधार बनाकर ही आगे जांच करती है। समिति के जो सदस्य हैं वित्त, लेखांकन, प्रबंध या अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं होते, वरन राजनीतिज्ञ होने के कारण वित्त जैसे तकनीकी विषय में उनकी अरुचि ही रहती है। समिति प्रशासनिक तंत्र की आंतरिक कार्यप्रणाली में भी हस्तक्षेप नहीं कर पाती। लोक लेखा समिति सरकार के नीतिगत मामलों पर भी चर्चा नहीं करती है। लोक लेखा समिति सरकार के नीतिगत मामलों पर चर्चा नहीं करती, इसलिए बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर ये नहीं छेड़खानी कर सकती, चाहे नीतियाँ गलत ही क्यों न हो। इस समिति के निर्माण के पश्चात संसद में वित्तीय नियंत्रण से संबंधित बहस भी कम हो गई है, क्योंकि सदस्यों की राय में उनका कार्य समिति कर रही होती है, जबकि सरकार समिति की अनुशंसाओं पर पूर्ण ध्यान भी नहीं देती।
समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यद्यपि लोकलेखा समिति के सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन सने सने सदस्यों को इस कार्य में रुचि हो जाती है तो वो इस समिति के विशेषज्ञ भी बन जाते हैं। कतिपय विद्वानों ने इसे पोस्टमार्टम के समान माना है कि जैसे पोस्टमार्टम किया जाता है कि जो व्यक्ति मर गया उसके बाद उसकी जांच हो रही कि क्यों क्या हुआ, तो जब व्यक्ति ख़त्म हो गया तो उसके बाद में उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका एक महत्व है। तो लोकलेखा समिति ने अपना महत्व सिद्ध किया है। हम अगले अध्याय में अनुमान समिति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।